वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 242 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 242 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड। माइक्रो प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताएंगे कि कौन सा करेक्ट होगा इनमें। देखिए, माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम परिधि वाले प्लास्टिक होते हैं और पानी में घुला हुआ माइक्रो प्लास्टिक सी फूड के जरिए हम इंसानों तक पहुंच रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा का पिछले 3 से 4 वर्षों में। ठीक है, जो फेस वॉश हो गए और बॉडी क्रीम हो गई, जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें होते हैं माइक्रो प्लास्टिक, जो सीवेज के जरिए नदियों में समुद्रों में मिल जाते हैं। और वहीं से सी फूड के जरिए, सी फूड यानी जो मछलियाँ हो गई उसको खाती हैं और उसको इंसान खाते हैं, तो वो इंसानों में पहुंच रहा है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम परिधि में पाए जाते हैं। ये खासकर टूथपेस्ट, कपड़े, बॉडी क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल वाले उत्पाद व औद्योगिक उपयोग में लाए जा रहे हैं। और माइक्रो प्लास्टिक घर के सीवेज सिस्टम से होकर नदियों में, समुद्रों में और फिर वहाँ से हमारे सी फूड में पहुँच रहा है। यहाँ से हम इंसानों के शरीर में फैल रहा है ये। और हाल ही में हुए नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के महासागरों में लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन माइक्रो प्लास्टिक तैर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। साइंस का प्रश्न है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या काम करती है? भूख एवं रक्तचाप को नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करना, जल के संतुलन को नियंत्रित करना, ये सभी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड भूख और रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तापमान को नियंत्रित करती है, जल के संतुलन को नियंत्रित करती है शरीर में। सारे के सारे यहाँ डी है इसका आंसर। देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित है और जल के संतुलन, नींद आना, तापमान, भूख लगना, रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन्स के स्रावन है उसको उत्तेजित या कम करती है। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी साइंस का प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है, टी कोशिकाएं जिन्हें टी सेल लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, यानी डब्ल्यूबीसी आरबीसी है। टी कोशिकाएं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर को विदेशी तत्वों जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और कैंसर कोशिकाओं जैसे आसमान्य कोशिकाओं को पहचानने तथा प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करती हैं। कौन सा सही है इसमें? देखिए, बिल्कुल टी कोशिकाएं जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और टी कोशिकाएं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर को विदेशी तत्वों जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कैंसर सेल हो गई, इनको कोशिकाओं को पहचानने में, प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करती हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। टी कोशिकाएं जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में केंद्रीय भूमिका निभाती है। और टी कोशिकाएं मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे विदेशी तत्वों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर कोशिकाओं जैसे असमान कोशिकाओं को पहचानने तथा प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करती हैं। और टी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हेल्पर टी सेल या सहायक टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की मदद करती हैं, जबकि साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को नष्ट करती हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। ये है करंट अफेयर्स का प्रश्न। ई20 ईंधन के संदर्भ में विचार करेंगे। यह पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। यह वाहन की प्रदर्शन क्षमता को कम कर सकता है। वाहन की अगर प्रदर्शन क्षमता को कम करेगा तो न्यूज़ में क्यों है ये तो वाहन की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाना चाहिए ना, इसको तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। बाकी एग्जामिनर का माइंड है यहाँ पेट्रोल की जगह डीजल लिख दे,
यह डीजल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है तो भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यह पेट्रोल के साथ 20% मेथेनॉल का मिश्रण है तो भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही है, यह पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का ही मिश्रण है E20 ईंधन। बाकी वाहन की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा सकता है इसलिए तो मिला रहे हैं, वरना क्यों मिलाते, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्या पहला वाला सही है। देखिए E20 एथेनॉल ईंधन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है और E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को पूर्ण रूप से प्राप्त करना और HPCL तथा अन्य तेल विपणन कंपनियां 2G 3G एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रही हैं जो इस प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगी। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, सही हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई। पहला वाला तो करेक्ट है ना, इनकरेक्ट तो दूसरा स्टेटमेंट है। एथेनॉल एक ऑक्टेन बूस्टर के रूप में काम करता है जिससे इंजन के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है और इंजन बंद होने की समस्या में कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एथेनॉल की उच्च ऑक्टेन रेटिंग होती है। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा था कि इसकी दक्षता को कम कर देगा जबकि बढ़ा सकता है। नंबर 4 पर आ जाइए, एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत डैश बंद कर दिए गए थे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC बंद कर दिए गए थे जब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वे ओजोन परत को नष्ट कर रहे थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित है और 197 पार्टियों के साथ यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुसमर्थित ट्रीटी है। भारत के परिदृश्य में देखें तो 19 जून 1992 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया भारत। तभी से भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधनों की पुष्टि की है। नंबर 6 पर आ जाइए, यूपी स्पेशल है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीकृत है? गाजियाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का सर्वाधिक नगरीकृत जो शहर है, जो जिला है, वो है ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला गाजियाबाद है। कितना नगरीकृत है? 67.6%। और न्यूनतम नगरीकृत जिला पूछ ले तो यूपी का वो है श्रावस्ती, मात्र 3.5%। नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 907, 921, 951, 943। कितना है? 951, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर प्रश्न आएगा क्योंकि 21 की तो हुई नहीं अभी तक, 10 वर्ष में होती है ना। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी ST आबादी का लिंगानुपात है 951। आजमगढ़ में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात सर्वाधिक है, कितना है? 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ये प्रश्न है हिस्ट्री का। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में धार्मिक समन्वय की बात कही गई है, कौन से में? किस शिलालेख में? दूसरे, 12वें, 13वें या 11वें शिलालेख में धार्मिक समन्वय की बात करता है अशोक का कौन सा शिलालेख? अशोक का 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए अशोक ने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता व समन्वय की नीति का उल्लेख किया है। इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि हो, लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। सातवाहन वंश से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा उसमें करेक्ट होगा वो बताना है। सातवाहन नरेशों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए अधिकांश सिक्के सोने के थे। सोने के थे या शीशे के थे? शीशे के थे, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। देखिए सातवाहन वंश की स्थापना की थी शिमुक ने, ठीक है। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है। इनके द्वारा चलाए गए अधिकांश सिक्के शीशे के थे। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की भी मुद्राएं चलाईं।
अब देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना इतनी, इसमें 4 से 5 प्रश्न निकलते हैं सीधे सीधे लिखा जाए तो। कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लिपि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलाए गए सिक्के सर्वाधिक शीशे के थे। 5 प्रश्न निकल गए इसमें से, और ये पांचों के पांचों पूछे जा चुके होंगे किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अरावली में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण काल है? अर्कियन काल, जुरासिक काल, प्री कैम्ब्रियन काल, कार्बोनिफरस काल। फरस क्या होता है? कार्बोनिफेरस होता है। प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आधकल्प यानी प्री पेलोजोइक एरा को अर्कियन या प्री कैम्ब्रियन काल में बांटा गया है। प्री कैम्ब्रियन काल में ही रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था, और भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इनकरेक्ट जो मैच है उसको मिलाना। यह है पर्वत, यह है उनकी सर्वोच्च चोटी या बिंदु। एटलस माउंटेन का सर्वोच्च बिंदु है माउंट टाउपकाल। अपलेशियन का है माउंट मैकिनले। आल्प्स का है माउंट ब्लैंक, और रॉकी का है माउंट एल्बर्ट। अपलेशियन जो कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से का पर्वत है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल, ना कि माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में उत्तरी साइड। बाकी एटलस की माउंट टाउकल, आल्प्स की माउंट ब्लैंक, रॉकी की माउंट एल्बर्ट। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है, और वही आंसर होगा। तो अपलेशियन का सर्वोच्च बिंदु या सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल, ना कि मैकिनले। देखिए, माउंट मैकिनले की बात करें तो माउंट मैकिनले अब देनाली के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है, और यह पर्वत 6140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। 12वां प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का। क्रिप्स मिशन को किसने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, पट्टाभी सितरमैया। क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में, उसका परिवर्तित संस्करण मात्र था। क्रिप्स मिशन 1942 का है, ये 1940 का है। पट्टाभी सितरमैया के कथन है, डी है इसका आंसर। देखिए, पट्टाभी सितरमैया ने क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव से बहुत प्रश्न बने एग्जाम में, क्रिप्स मिशन से कई प्रश्न बने एग्जाम में। 13वां प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1836, 35, 38। 35 35 दो बार हो गया। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की गई थी कब? 1836 में, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों में 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा अग्रणी संस्था थी। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं होगा? यह है कंपनियां, और यह है उसके स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। इंपॉर्टेंट है ये मैचिंग, इसको तो बहुत पूछा एग्जाम में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ठीक है। इनको कालानुक्रम भी पूछ लेगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 नहीं है, 64 होना चाहिए। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित हुई, बाकी सारे के सारे सही मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यह प्रश्न भी मॉडर्न हिस्ट्री का है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक संधि के संबंध में यह टिप्पणी की गई थी कि क्या है वो टिप्पणी? हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है।
मंगलौर की संधि, श्रीरंगपत्तनम की संधि, पौंडीचेरी की, मद्रास की संधि। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792। अच्छा, इन संधियों की जो सन है उसको भी याद रखिएगा। जैसे मंगलौर की संधि 1789 में, श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792, पौंडीचेरी की संधि 1754, मद्रास की संधि 1769। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 का अंत 1792 में हुआ श्रीरंगपत्तनम की संधि के साथ। इस संबंध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा एक टिप्पणी कही गई थी, हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए की धनराशि और आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है? किसान संगठन, ये है उनके स्थापना वर्ष। रैयत संघ की स्थापना 1923 में, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 और संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1936 में। कृषक प्रजा पार्टी 1929 में स्थापित हुई, रैयत संघ की स्थापना 1923 में, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में। ठीक है। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 से पहले 1918 में। देखिए, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, ना कि 1936 में। गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा, ये दोनों नाम याद रखना, बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में क्या, सूची 2 में क्या? ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक मेटल किसको कहा जाता है? मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है? व्हाइट लेड किसको कहा जाता है? ये ऐसे प्रश्न है जो ल्यूसेंट में भी आपको मिलेंगे सीधे सीधे, लेकिन यहाँ एक ही प्रश्न में 4 डाल दिए। मैच करिए इनको जरा। ब्लैक डायमंड क्या है? ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड है कार्बोनेडो, यानी काला हीरा किसको कहता है? कार्बोनेडो। स्ट्रेटेजिक मेटल क्या है? रणनीतिक धातु। स्ट्रेटेजिक मेटल है टाइटेनियम। मेटल ऑफ होप, आशा धातु क्या है? यूरेनियम। और वाइट लेड क्या है? बेसिक लेड कार्बोनेट। तो लेड लेड करके मैच कर देते, डी का 2। ये तो एक से एलिमिनेट हो जाता, लेड लेड कोई तुक्का भी मारता तो। सी है इसका आंसर। देखिए, काला हीरा नहीं, ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? कार्बोनेडो को कहा जाता है। रणनीतिक धातु यानी स्ट्रेटेजिक मेटल टाइटेनियम है। और क्या क्या है इसमें? आशा धातु यानी मेटल ऑफ होप यूरेनियम है। और वाइट लेड क्या है? बेसिक लेड कार्बोनेट यानी सफ़ेदा। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न 3 स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। तटस्थता बनाए रखी मतलब साथ नहीं दिया और अंग्रेजों की तरफ झुके हुए थे वो, मतलब खुश थे वो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था क्या? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था क्या? कौन सा करेक्ट है इसमें? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 के विद्रोह को। बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में इससे, चाहे वो चर्बी वाले कारतूस को लेकर हो या कौन कौन भारतीय शासक इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन अंग्रेज गवर्नर जनरल था जो किन किन स्थानों पर इस विद्रोह को दबा रहा था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली तो नहीं था, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग में कोई रुचि नहीं रखी, शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं रखी और इस विद्रोह के असफल होने का यह प्रमुख कारण भी था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई या विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पाम्स्टन था, ना कि क्लीमेंट एटली। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। एशिया महाद्वीप का वो कौन सा देश है जिससे होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है? चीन से गुजरेगी, म्यांमार से गुजरेगी, ओमान से गुजरेगी, यमन से नहीं गुजरती है। बाकी भारत से गुजरती है। भारत के तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखिए, कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
पर स्थित एशिया महाद्वीप के देश भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ताइवान, संयुक्त अरब, सऊदी अरब, यूएई और ओमान है, यमन नहीं है। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी, क्या उद्देश्य था इसका? देशी रियासतों से संबंधित अकाल के कारणों का पता लगाना, शिक्षा में सुधार करना, या भूमि कर रहित जागीरों का पता करके हड़प लेना उनको। ये वही लॉर्ड डलहौजी वाला समय है। ठीक है, डी है इसका आंसर, भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीन लेना। देखिए, इनाम कमीशन का उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इनाम कमीशन कह लो या इनाम आयोग कह लो, इसका उद्देश्य कर रहित भूमि संपत्तियों का पता लगाना और जब्त करना था। 20,000 संपदा अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, जब जमींदार शीर्षक कर्म जैसे सबूत पेश करने में असफल रहे, जिसके द्वारा उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। देखिए, भूमिहीन अभिजात वर्ग, जिसमें तालुकदार और वंशानुगत जमींदार शामिल थे, उनके संपदा से वंचित थे। तो 20 प्रश्न थे ये। और इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर सकते हो आप। जो भी टेस्ट आता है यूट्यूब पर एक बार जरूर लगाया कीजिए। बाकी फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, इसी साल एग्ज़ाम होगा आरओ का, साल के एंड में, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है इसके फॉर्म आ जाएंगे, भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल की प्रिपरेशन बचे हुए 1 महीने में कर लोगे। ठीक है, सफलता समय मांगती है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।